हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जो प्रीवियस टू एक्सरसाइज थी 6.1 और 6.2, उसमें आपने कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। यानी कि जो डिफरेंशियबिलिटी वर्ड आया है यहाँ पे, डिफरेंशियबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये होती क्या है और कैसे हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करेंगे, वो आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। तो यहाँ से देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। उसके बाद देखिए, डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी, और वो किसी इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफाइंड है। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी विच इज बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, और वहाँ पे कोई एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो इस इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है। देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियबल। अब देखिए, आप डिफरेंशियबल बोल सकते हैं या फिर आप डेरिवेबल बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही मीनिंग होता है, डिफरेंशियबल या फिर डेरिवेबल। यानी कि उस फंक्शन को हम डेरिवेबल कब बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी, यानी कि किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। यानी कि तब ये, जब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो मैंने यहाँ लिखी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबल। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए, सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसमें से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये जैसे लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, ये वही तरीका हो गया, सिर्फ ये डेफिनेशन है। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो क्या होती है उसके बारे में देखिए। यहाँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं यहाँ पे एक्सिस को सपोज कर लेता हूँ, एक्सिस बनाते हैं यहाँ इस तरीके से। लेट सपोज ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये आपका ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होता है और नीचे की तरफ वाई डैश, यानी कि नेगेटिव, वाई का नेगेटिव। और ये जो बीच में पॉइंट होता है, ये ओरिजिन होता है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से देखिए, मैंने कोई फंक्शन लिया इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ का, क्योंकि 7th और 8th चैप्टर सारा ही डिफरेंशियबिलिटी का है, डेरिवेटिव निकालना है। तो उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो क्या है। तो इसके लिए देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स, या फिर इस तरीके से लिखें, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी, ठीक है। जो ए से बी इंटरवल पे डिफाइन है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, बी है। यानी कि सिर्फ यू यहाँ तक ही डिफाइन है, बी पॉइंट तक, ये थोड़ा आगे लिख लिया इस तरीके से। यानी कि ए और बी के बीच में हमें फंक्शन की वैल्यू पता है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। अब हम क्या लेते हैं कि एक पॉइंट सी ले लेते हैं जो इस इंटरवल से बिलोंग करता है। लेट सपोज ये जो पॉइंट सी है, मान लिया इनके बीच में है कहीं भी, तो सी पॉइंट पे यहाँ से देखिए इस तरीके से, लेट सपोज ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि x एक्सिस पे वैल्यू क्या है, C, कोमा। अब फंक्शन में जब x की जगह आप C रखोगे, यानी कि y इज इक्वल टू क्या था, f ऑफ x, तो x की जगह C रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ C, यानी कि इसका y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, f ऑफ C रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, P के कोऑर्डिनेट C, f ऑफ C हुए, ठीक है। लेट सपोज ए अनदर पॉइंट Q, एक कोई अनदर पॉइंट क्यों मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, गैप मैंने कुछ ज़्यादा लिया है ताकि आपको आसानी से दिखे और समझ में आए। यानी कि यहाँ से
क्यू पॉइंट मैंने पी के इतने नज़दीक लिया है कि जैसे हम लिमिट में पढ़ते थे कि जो पी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है सी प्लस एच, जो यहाँ से यानी कि सी से बिल्कुल हल्का सा आगे ये पी क्यू पॉइंट है। लेकिन मैंने थोड़ा गैप दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आए, साफ साफ दिखे, अगर मैं इस क्यू पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पी के नज़दीक लिख देता तो आपको कुछ भी नहीं दिखता कि क्यू कहाँ है पी क्या है। तो इस तरीके से अब पी का जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो सी प्लस एच, तो वाई का कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे सी प्लस एच, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ सी प्लस एच। ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हुए पी के। अब इसी तरीके से लेट सपोज ये कोई आर पॉइंट है जो पी से स्लाइटली लेस देन वैल्यू है। अब यहाँ सी वैल्यू थी, इससे आगे हमने स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू ली सी प्लस एच और स्लाइटली लेस देन वैल्यू ली सी माइनस एच। ठीक है, वेयर यहाँ आप लिख सकते हैं एच अप्रोचेस टू जीरो, जहाँ एच किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो ये आर पॉइंट मैंने थोड़ा सा गैप दे के लिख लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो वैल्यू क्या है सी माइनस एच, तो यहाँ सी माइनस एच रखा। अब वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह सी माइनस एच रखोगे तो क्या आ गया एफ ऑफ सी माइनस एच। यानी कि ये तीनों पॉइंटों के हमने क्या लिख लिए, कोऑर्डिनेट लिख लिए इस तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, एच टेंड्स टू जीरो, जैसे आप लिमिट में लिखते थे कि लेफ्ट साइड से भी हम उसी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और राइट साइड से भी हम उसी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है और पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आ जाती है, दिस मीन्स हम उस फिक्स पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ हमें वैल्यू चाहिए। तो उस केस में क्या करती थी, लिमिट एग्जिस्ट करती थी। सेम एज इट इज़, सबसे पहले एक सी पॉइंट लिया, उसके बाद स्लाइटली लेस देन सी माइनस एच पॉइंट लिया जिसको नाम दिया आर। उसके बाद क्यू पॉइंट है जो स्लाइटली ग्रेटर देन है पी से, यानी कि सी प्लस एच। अब इनको साफ साफ दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आए, इनको थोड़ा सा दूर लिख लिया गया है। आप ये ना समझे कि सर यहाँ आपने सी लिखा तो सी प्लस एच इतनी दूर कहाँ से चला गया, ये तो बिल्कुल ही नज़दीक होना चाहिए था। ये नज़दीक ही है लेकिन समझाने के लिए आपको लिखा गया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ व्हेन एच अप्रोचेस टू जीरो, भी जैसे जैसे एच जीरो को अप्रोच करेगा, अगर एच की वैल्यू जीरो हो जाती है, दिस मीन्स ये क्या हो गया सी, ये एफ ऑफ सी ऐसे ऐसे क्यू पॉइंट किसकी तरफ बढ़ेगा, पी की तरफ बढ़ेगा, यानी कि क्यू देन क्यू टेंड्स टू पी, यानी कि क्यू अप्रोचेस टू पी। तो जो क्यू पॉइंट है वो पी की तरफ आएगा जैसे जैसे एच क्या होगा जीरो होगा। एंड और दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसी तरीके से आर के कोऑर्डिनेट सी माइनस एच और एफ ऑफ सी माइनस एच थे। जैसे जैसे एच जीरो की तरफ बढ़ता है तो ये आर पॉइंट भी किसकी तरफ बढ़ेगा, पी की तरफ, यानी कि आर आल्सो अप्रोचेस टू पी। यानी कि अगर एच जीरो का अप्रोच करेगा, दिस मीन्स क्यू पॉइंट भी पी पे चला जाएगा और आर पॉइंट भी किस पे चला जाएगा, पी पे चला जाएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब ये जो पी क्यू है, पी क्यू, मैं इसको एक एज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे तो ये पी क्यू क्या है, एक कर्व की फॉर्म में है। अगर पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, इफ पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेट पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, देन स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू। अब एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, यह आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। अब देखिए y का कोऑर्डिनेट क्या है, q का, इस तरीके से p का ये q और ये p का c है और ये q का c प्लस h है, यानी कि y2 माइनस y1। अब दोनों में से y1 y2 किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ c माइनस में f ऑफ c प्लस h। तो यहाँ से मैं लिखूँगा f ऑफ c माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच, ये हो गया y2 माइनस y1। उसके बाद c माइनस सी माइनस एच, तो c माइनस में c प्लस एच हो जाएगा इस तरीके से। इतना समझ में आया, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच, सी माइनस में सी प्लस एच, यानी कि इस तरीके से। अब ऐसे ही अगर मैं निकालूँ स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी आर, अब पी आर को भी एज ए आपने क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। अगर पी आर भी एक स्ट्रेट लाइन है, दिस मीन्स इसका स्लोप क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस में एफ ऑफ सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस में एफ ऑफ सी माइनस एच, और डिवाइड में क्या होगा सी माइनस
सी माइनस एच, इस तरीके से सी में से क्या माइनस होगा, सी माइनस एच होगा। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे जब ऊपर वाले में माइनस है तो सी माइनस का हो जाएगा और एच भी किसका हो जाएगा, माइनस का। सी से सी कैंसिल, ओनली क्या बचा, माइनस एच। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करोगे सी तो हो गया माइनस का और एच हो गया किसका, प्लस का, तो सी से सी कैंसिल, ये भी डिवाइड में क्या रह जाएगा, एच रह जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, स्लोप ऑफ पी क्यू एंड पी आर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये जो स्लोप ऑफ पी क्यू है जिसमें सी प्लस एच लिखा गया है, इसमें हम बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो स्लोप ऑफ पी आर है इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस तरीके से। इनको एक अलग अलग नाम दे दिए, एक है राइट हैंड डेरिवेटिव, एक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है कि अगर हम P पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं कि स्लाइटली ग्रेटर देन, जो P से स्लाइटली ग्रेटर देन है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। उसके बाद इसी तरीके से देखते हैं कि P से जो स्लाइटली लेस देन है उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, इस तरीके से। और इनको हम नाम देते हैं राइट हैंड, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन देखते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव, स्लाइटली लेस देन देखते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ से देखिए, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाने का मीनिंग क्या हुआ कि जो स्लोप ऑफ पी क्यू है, स्लोप ऑफ पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी आर के, किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ, सॉरी आर आर लिख दिया, स्लोप ऑफ पी आर के। ठीक है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए, दिस मीन स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू हुआ स्लोप ऑफ पी आर के। हर एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली समझिए। अगर आपको कहीं से कोई डाउट भी रहता है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से देख सकते हैं आप। तो यहाँ तक हमने सीखा कि जो स्लोप ऑफ पी क्यू है स्लोप ऑफ पी आर के इक्वल होगा। दिस मीन्स इस P पॉइंट पे एक यूनिक क्या करेगा, टेंजेंट लाई करेगा। जब स्लोप ऑफ पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल होगा, दिस मीन्स ये जो आर क्यू है ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन ही रही होगी ना, यानी कि दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट। अब देखिए ये P तो हमने क्या दिया था, सिर्फ नाम, किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू C, यानी कि एट x इज इक्वल टू C पे ये जो फंक्शन की कर्व थी वहाँ पे क्या करेगा, एक यूनिक टेंजेंट लाई करेगा। यही हमारी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी। अगर किसी फंक्शन में गिवन पॉइंट पे कोई एक यूनिक टेंजेंट लाई करता है तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ पी आर इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हो गए, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं, दिस मीन्स हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू C when there exists a unique tangent at point x is equal to C। यानी कि एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब बोलते हैं, x इज इक्वल टू C पॉइंट पे, जब एक यूनिक टेंजेंट लाई करता हो उस पॉइंट C पे, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मैंने ये बताया था कि ये एग्जिस्ट करता हो फाइनाइटली। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बताने के लिए x इज इक्वल टू C पे हमें देखना होता है कि इससे स्लाइटली ग्रेटर देन और स्लाइटली लेस देन पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, जिनको हमने क्या नाम दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब उसके बाद देखिए इस डिफरेंशिएबल यानी कि डेरिवेबल फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, मैं यहीं लिख देता हूँ।
इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी। इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश सी। एफ डैश सी का मीनिंग क्या हो गया? द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी, यानी कि एफ डैश सी। अगर आपने लिख दिया एफ डैश ए, दिस मीन्स डिफरेंशिबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। अब उसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे? एल एफ डैश सी। इसका मीनिंग क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी। इस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस मीन्स कैपिटल आर और एफ डैश सी। इसका मीनिंग क्या हो गया? राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी। एफ डैश का मीनिंग क्या हो गया? डेरिवेटिव, सी मीन्स यहाँ पॉइंट है, आर का मीनिंग हो गया राइट हैंड। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट हैंड डेरिवेटिव। इस तरीके से तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स डिफरेंशिबिलिटी के, जो टोटल ये स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन लिखी। अब डेफिनेशन देखिए, याद करने से कुछ नहीं होगा, किसी भी डेफिनेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि डिफरेंशिबिलिटी होती क्या है। अब डिफरेंशिबिलिटी में आपको समझ में आया कि डिफरेंशिबिलिटी क्या है। किसी पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की कर्व पे एक यूनिक टेंजेंट लाई करता है, दिस मीन्स वो क्या है? डिफरेंशिबल है। मैं इसको थोड़ा अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने कोई सी पॉइंट लिया था, यानी कि पी था। यही सेम चीज़ मैं इस साइड बना रहा हूँ, यानी कि यहाँ एक्स के नेगेटिव साइड में बना दिया। अब अगर इस सी पॉइंट पे इसको रफ कर देते हैं। यहाँ मान लिया ये कोई सी पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। अब अगर सी पॉइंट पे हमें फंक्शन डिफरेंशिबल चेक करना है, दिस मीन्स अगर वो फंक्शन डिफरेंशिबल होगा तो इस सी पॉइंट पे, यानी कि जहाँ पे सी पे ये फंक्शन की कर्व पे वैल्यू होगी, तो यहाँ एक यूनिक टेंजेंट लाई करेगा। क्या लाई करेगा? यूनिक टेंजेंट। अगर यूनिक टेंजेंट लाई करता है तो दिस मीन्स वो क्या होगा? डिफरेंशिबल फंक्शन होगा। और यूनिक टेंजेंट लाई कब करेगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी डिफरेंशिबिलिटी जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो होती क्या है? डिफरेंशिबिलिटी है क्या? इस तरीके से, क्योंकि आप डायरेक्ट डेफिनेशन से आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने सीधा लिख दिया डिफरेंशिबिलिटी ये होती है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिबल है, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो डेफिनेशन आपके किसी काम की नहीं है। डेफिनेशन भी किसके साथ है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के साथ, अगर आपको डिफरेंशिबिलिटी की नॉलेज है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें से कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंशिबिलिटी एट ए पॉइंट, लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन की डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है किसी इंटरवल पे, तो आप कैसे चेक करोगे? अब देखिए, जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं, जो इंटरवल है दो ही टाइप के हमारे पास होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो है ओपन इंटरवल, और जो सेकंड होता है वो होता है क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। या आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब देखिए, ओपन इंटरवल सपोज कर लेते हैं ए बी। अब ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हो गया? कि ए और बी के बीच की वैल्यू जिसमें ए और बी काउंट नहीं होते। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या हो गया? इस तरीके से ए बी, यानी कि ए और बी के बीच की वैल्यू भी और साथ में ए और बी भी क्या होंगे? काउंट होंगे। तो यहाँ से देखिए, किसी फंक्शन को डिफरेंशिबल कब बोलेंगे? ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है। ए फंक्शन इज सेड टू बी derivable on open interval a b when it is derivable for all x belongs to open interval a b। ठीक है, यानी कि एक फंक्शन डेरिवेबल डिफरेंशिबल कब होगा? किसी ओपन इंटरवल पे, व्हेन, जब इट इज़ डेरिवेबल, अगर ये डेरिवेबल हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी,
अब ये जो सिंबल होता है प्यारे बच्चों इस तरीके से बनाया जाता है, ये सिंबल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये किसके लिए होता है? फॉर ऑल के लिए, ठीक है, यानी कि सभी एक्स जो एक्स इंटरवल ए बी से बिलोंग करते हैं। यानी कि फंक्शन ए बी पे डिफरेंशियल कब है? जब वो फंक्शन उस हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियल है जो इस इंटरवल के बीच लाई करते हैं। यानी कि ए और बी के बीच की हर एक वैल्यू पे अगर फंक्शन डिफरेंशियल है, दिस मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि वो इस ओपन इंटरवल पे भी क्या होगा? डिफरेंशियल होगा। उसके बाद देखिए, अब फंक्शन को क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशियल कब बोलते हैं? ए फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी व्हेन। अब यहां से देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी क्या है? इट शुड बी डेरिवेबल एट ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, इट शुड बी डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि एक ओपन इंटरवल ए बी पे भी क्या हो? ये डेरिवेबल हो। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो हम लिखेंगे जो राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो पॉइंट ए पे। अभी मैं आपको बताऊंगा, दिस मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। अब पॉइंट ए नहीं, पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, यानी कि a प्लस 0 आप लिख सकते हो या फिर a प्लस एच लिख सकते हो। आप a प्लस एच यहाँ से लिखेंगे। दिस मीन्स f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a प्लस एच डिवाइड में x माइनस a प्लस एच, इस तरीके से। और जो थर्ड कंडीशन हमारी है, थर्ड कंडीशन में है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट बी एग्जिस्ट फाइनाइटली, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, यानी कि कैपिटल एल एफ डैश ए इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइड में एक्स माइनस में ए माइनस एच एग्जिस्ट करता हो फाइनाइटली, इस तरीके से। अब देखिए इनका मीनिंग समझे प्यारे बच्चों, यानी कि किसी भी फंक्शन को हम डेरिवेबल कब बोलते हैं, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब पहली बात तो ये कि वो डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे। ओपन इंटरवल ए बी का मीनिंग मैंने अभी बताया था, ए और बीच की हर एक वैल्यू पे वो क्या हो, डेरिवेबल हो। उसके बाद बोल रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो एट पॉइंट ए पे, एक पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ से देखिए मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज ये कोई फंक्शन है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ये सिर्फ ए से बी पे डिफाइन है। दिस मीन्स ये जो पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू है यहाँ, और ये जो पॉइंट बी पे फंक्शन की वैल्यू है यहाँ। अब ए के राइट हैंड डेरिवेटिव तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पे, ए पे, क्योंकि ए से ए लेफ्ट साइड तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ए से लेफ्ट साइड तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन ए पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, ए के राइट साइड में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए पॉइंट ए पर। इसी तरीके से पॉइंट बी पे वैल्यू है, अब बी के राइट साइड में तो फंक्शन की वैल्यू ही गिवन नहीं है, तो डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो बी के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट बी। अब यानी कि ए और बी के बीच की वैल्यू के साथ साथ इन पॉइंटों पे भी फंक्शन क्या हो, डिफरेंशियल, ए के राइट में और बी के लेफ्ट में, तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे कि एक क्लोज इंटरवल ए बी पे ये क्या है, डिफरेंशियल है।
तो ये थी हमारी डिफरेंशियबिलिटी ऑन एन इंटरवल, यानी कि इंटरवल पे फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है। ये सेम एज जैसे कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल, बस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कुछ और थी, वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती थी, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी ओपन इंटरवल पे और क्लोज इंटरवल पे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, हम कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखिए क्या होगा, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। 6th चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइजों में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी, आज हम इस वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इनके एक फंक्शन की कंटिन्यूटी और उसकी डिफरेंशियबिलिटी, दोनों को हम रिलेट कैसे करते हैं वो एक थ्योरम की हेल्प से देखते हैं। अब वो थ्योरम क्या है, ये बोल रहा है कि एवरी फंक्शन दैट हैज़ ए फाइनाइट डेरिवेटिव, यानी कि वो क्या हो, डेरिवेबल हो, डिफरेंशियबल हो, एट ए पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे, इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, यानी कि वो पक्का कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, इस तरीके से। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है वो हमें क्या है और उसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन में गिवन है कि एफ डैश ए। अब गिवन में सबसे पहले हम कुछ सपोज ही कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। गिवन में आप यहाँ से इतना समझें कि भाई वो फंक्शन है जो डिफरेंशियबल गिवन है, हमें कंटिन्यूस प्रूव करने हैं। तो यहाँ से देखिए एज्यूम ही कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट a point x is equal to a and a belongs to real number, ठीक है। तो यहाँ कोई एक a पॉइंट एग्जिस्ट करता है और a किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। देन f ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखो या डायरेक्ट आप f ऑफ x लिखो, इज डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू ए व्हेन। अब x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशियबल कब होगा, मैंने अभी बताया था। दिस मीन्स डिफरेंशियबल फंक्शन क्या होता है, f डैश ए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड में x माइनस a, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट करता हो तभी तो ये क्या होगा, डिफरेंशियबल, यानी कि एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब इतना हमें गिवन है कि एक कोई फंक्शन है, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन, और ए हमने कोई पॉइंट लिया, ए की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और यहाँ से जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। डिफरेंशियबल है, दिस मीन्स एफ डैश ए की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ से देखिए टू प्रूव। अब प्रूव हम क्या करेंगे, अब हमें फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब कंटिन्यूस प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आनी चाहिए, यानी कि पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ से देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप इक्वल में क्यों लिख रहे हैं, तो वैसे ही पता होता है। अब इसी का यूज़ करके हम कंटिन्यूटी निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं इसमें एफ ऑफ ए माइनस कर देता हूँ और एफ ऑफ ए को ही प्लस कर देता हूँ। देखिए अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ ए माइनस किया और एफ ऑफ ए ही प्लस किया। अब ये जो स्टार्टिंग की 2 टर्म है मैं इनको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही एज इट इज़ है। उसके बाद देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद है ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं
x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ और x माइनस ए से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और लास्ट में क्या था, प्लस एफ ऑफ ए था। इतना समझ में आया, यानी कि यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम एज इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है। उसके बाद देखिए टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड आप क्या ले लें, लिमिट ले लें। आप दोनों साइड लिमिट लेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वही चीज़ होगी कि दोनों साइड आप स्क्वायर करें, दोनों साइड अनरूट करें, अगर दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल ही रहेगी। अब दोनों साइड जब आप लिमिट लोगे, लिमिट x टेंड्स टू ए, यानी कि पॉइंट तो हमने ए ही लिया था ना, तो लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी, ए को। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। राइट साइड में देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ए, यहाँ से वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में x माइनस ए, और इनटू में क्या है, x माइनस ए, प्लस इसमें लिमिट अलग से एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए। अब यहाँ लिमिट लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एफ ऑफ ए ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया तो इस तरीके से आप लिखें। अब उसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये जो इतना लिखा है इस तरीके से, यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में x माइनस ए, यही हमारा क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए, जो हमें गिवन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ए लिख सकता हूँ कि नहीं, इस कंप्लीट की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ डैश ए। तो ये कंप्लीट गिवन था तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एफ डैश ए। उसके बाद देखिए अब ये जो लिमिट है यहाँ भी पुट होगी क्योंकि x माइनस ए भी तो इसके क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब x की जगह आप a पुट करोगे तो ये a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, तो इनटू में मैं क्या लिखूंगा, 0। तो ये तो हमारी कंप्लीट ब्रैकेट सोल्व हो गई, यानी कि ये ब्रैकेट से बाहर वाला x माइनस ए भी सोल्व हो गया। उसके बाद प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए, अब एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है जहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो x की वैल्यू कैसे पुट करोगे, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, एफ ऑफ ए ही रहेगी इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए 0 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ ए। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हैंस every differentiable function is always a continuous function, ठीक है, यानी कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, पक्का वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस लाइन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें, ये डेरिवेशन आप कंप्लीट देखें कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो 100% क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से उठ के आता है कि ये तो हमने शो कर दिया कि जो हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो पक्का क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ क्या हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि उसका रिवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, कन्वर्ज, यानी कि जो इसका कन्वर्ज है इसको रिवर्स रेसिप्रोकल कुछ भी आप बोल सकते हैं, यानी कि इसका उल्टा, कंटिन्यूटी का उल्टा, यानी कि अगर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि कन्वर्ज जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये तो सिर्फ आपने एक बार लाइन में लिख के बता दिया कि कन्वर्ज ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन कोई परफेक्ट सा एग्जांपल दे के बताइए। तो यहाँ से देखिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे बिल्कुल आसान सा और वहाँ से समझेंगे कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये वैसे ही लिखा जा रहा है। तो देखिए इसको अलग रखिए बिल्कुल, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स
BF फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया, मोड एक्स, यानी कि ये क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन। अब उसके बाद क्या लिखोगे, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब ये 6.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव एक्स रहेगी व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और पॉजिटिव एक्स रहेगी व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही हमने पढ़ा था कि माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो, और प्लस एक्स है जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, इस तरीके से। अब हमें चेक करनी है इसकी डिफरेंशियबिलिटी, हमने कंटिन्यूस लिया है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों इक्वल हो, यही होता है ना। तो यहाँ से हम वैल्यू लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 पे छोटे पे फंक्शन की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड में x माइनस 0, यही तो होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड में x माइनस सी, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से छोटे पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिख लीजिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो माइनस 0 डिवाइड में x माइनस 0, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स डिवाइड में x, कैंसिल होकर वैल्यू क्या आई, -1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव है, और वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, दोबारा फिर लिख रहा हूँ, डिवाइड में x माइनस 0, ठीक है, पॉइंट पे निकालना है ना। अब देखिए इसको 0 प्लस एच लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0 0 ही रहना है, इस वजह से मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, और माइनस क्या करना है, 0 डिवाइड में x माइनस 0, तो ये क्या हो गया, x डिवाइड में x हो गया, कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या आई, 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो इट इज नॉट डिफरेंशियबल। अब ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशियबल नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका कन्वर्ज है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, यानी कि जो डिफरेंशियबल फंक्शन है वो तो पक्का कंटिन्यूस होंगे 100% श्योर, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशियबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके मेन कंसेप्ट, यानी कि लगभग सारे ही मेन क्या है, तो सारे कंसेप्ट हो गए, मैंने कंटिन्यूटी को भी रिपीट करवा दिया, डिफरेंशियबिलिटी भी। अब जो आप 6th चैप्टर पढ़ते हो उसमें आपने क्या पढ़ा, कंटिन्यूस फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे बात की हमने, फिर कंटिन्यूटी ऑन द इंटरवल आया। अब इंटरवल पे आने के बाद उसके बाद आया डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन की वो क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट हमने पढ़ा, डिफरेंशियबिलिटी एट इंटरवल पढ़ा हमने, यानी कि पॉइंट पे और इंटरवल पे डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों को रिलेट किया। अब जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों के क्वेश्चन हैं आपके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम यहाँ डिफरेंशियबिलिटी तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर एक्सरसाइज विद बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कई एक्सरसाइजों में देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन में इतना खास नहीं होता, 1-2 फॉर्मूले होते हैं जिनको नॉर्मली बता के मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देता हूँ, लेकिन जहाँ बेसिक कंसेप्ट कुछ ज़्यादा हैवी होते हैं उनको डीप में बताने की ज़रूरत है, तो वहाँ साथ में एक्सरसाइज कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और लेंथी वीडियो को अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। और स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं वो बोलते हैं कि सर ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बनाया करो, क्योंकि हम लगातार 1 से 1.5 घंटा वीडियो देखने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से अब जो 6th चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों वो है डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि हम किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 आएगा उसमें हम डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करेंगे, सारे फंक्शन हमें डिफरेंशियबल गिवन होंगे, हमें उन फंक्शनों का डेरिवेटिव निकालना होगा।
तो 7 चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव होता क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं। अब ये तो सिर्फ डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेबल चेक करने का तरीका आपको बताया कि वो डेरिवेबल है या फिर नहीं। अब वो डेरिवेबल होता क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे 8 चैप्टर हैं उसमें डेरिवेटिव की एप्लीकेशन आएंगी कि आप कैसे डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, कैसे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप रेगुलरली वीडियो देखते रहें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं। कल ही +1 के एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैंने आपकी 3.8 जो एक्सरसाइज आपने करवाई थी उसकी वीडियो देखी लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो प्रीवियस चैप्टर है एक्सरसाइज 1 to 7, क्या वो देख चुके हैं? उसने बोला सर नहीं, मैं तो सीधी एक्सरसाइज 3.8 देख रहा हूँ। तो ऐसे आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप किसी चैप्टर को स्टार्टिंग से बिल्कुल डीपली अच्छी तरीके से विद कंसेप्ट आप नहीं पढ़ते हैं, तो वो बीच में से तो समझ में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपने देखिए कंटिन्यूटी की वीडियो नहीं देखी और आप सीधा डिफरेंशिएबिलिटी पे चले गए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या चल रहा है और आपको वीडियो भी काफ़ी बोरिंग लगेगी कि ये सर करवा क्या रहे हैं, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट 1 से आप शुरू करें तभी आप 100% तक पहुंच पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।